हेलो एंड वेलकम टू कुछ अनकही कुछ अनसुनी। तो आइए शुरुआत करते हैं एक और कुछ अनकही कुछ अनसुनी कहानी से। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। तो आज के इस एपिसोड में हमने बात करी एक ऐसे गेस्ट से जो हमारे वन ऑफ द इनिशियल गेस्ट में से रहे हैं। बीएसएफ काडर के ऑफिसर हैं, यानी कि बतौर असिस्टेंट कमांडेंट उन्होंने ज्वाइन किया बीएसएफ। एडीजी के रैंक तक एलिवेट होकर फिर वो रिटायर हुए। तो कितना लंबा टाइम स्पैन उनके सर्विसेज का। उसके बाद उन्होंने पब्लिक लाइफ से जुड़ने की कोशिश की और अभी भी काफ़ी कुछ चीज़ें कर रहे हैं। वो यूपीएससी के जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के इंटरव्यूज़ होते हैं उसमें मॉक लेते हैं। ऐसे फैकल्टी हैं, गेस्ट फैकल्टी, और बहुत सारे दिल्ली एनसीआर में इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं। लगातार कुछ ना कुछ करते जा रहे हैं एजुकेशन के फील्ड में भी। सर एक ऑथर हैं, उनकी बहुत फेमस और बहुत रीसेंट बुक है बीएसएफ द आइज एंड ईयर्स ऑफ इंडिया। सर उसका अभी हिंदी ट्रांसलेशन भी कर रहे हैं, वो इंग्लिश में अभी अवेलेबल है। हम उनका लिंक डाल देंगे इस वीडियो डिस्क्रिप्शन पे। अगर आप बॉर्डर के बारे में, ओवरऑल बॉर्डर कैसे इंडिया का इमर्ज हुआ, अभी उसका क्या स्टेटस है, हम उसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, चैलेंजेस क्या हैं, उसमें पिक्युलरिटीज़ क्या है, इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो बहुत अच्छी बुक है। मैंने उसको पढ़ने की कोशिश की थी, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी वो। तो मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर एस.के. सूद की, यानी कि मिस्टर संजीव किशन सूद। आई होप आप उन सभी पार्ट्स को देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और करवाएंगे, ताकि चैनल ग्रो होता रहे, आप तक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पहुंचती रहे, आप इसका लुत्फ उठाते रहें। सो एंजॉय द वीडियो। वेलकम टू द शो सर। और आई एम वेरी लकी एंड ऑनर्ड कि आप दोबारा आए यहाँ पर। बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। उस टाइम शुरुआत में आते तो उस टाइम हम काफ़ी कुछ चीज़ें सीख रहे थे। अभी और तरीके से एक्सपेरिमेंट करेंगे। Your channel, I guess, has got many views now. Yes. Good thing. तो मैं शुरुआत करना चाहूँगा आपके यूपीएससी इंटरव्यू से। अभी रिसेंटली रिजल्ट्स भी आए हैं। Okay. और आप कुछ हमने देखा आपकी वीडियोस, आप पैनल में भी थे इंटरव्यूज यूपीएससी के लिए। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? See, I was invited by this institution called Shubhra Ranjan to become a panelist for mock interviews of the candidates who had qualified the written. I welcomed this opportunity and joined the panels. My experience is that I gained much more from the candidates and the co-panelists during the entire process. My focus remained on, say, assessing their personality traits. How do they perform under pressure? Whether they interpret issues in a positive manner, and also the fact that they are not dogmatic in their approach to various issues. So my focus remained on this. You see, having served in BSF for so many years, I do not have that much of touch with academics. So that was not my strength. So I focused on asking general questions from which I could derive these, I could assess whether these candidates had these qualities or not. And thereafter we gave them the feedback. So I had an overall very good experience from a personal point of view also, because I gained much more from the entire process. तो इसमें होता कैसे? आपको कोई यूपीएससी की कोई गाइडलाइन दी जाती है पहले कि इन पैरामीटर्स पे जज करना है? हाँ, गाइडलाइंस नहीं दी गई, बट I myself researched on the net and found out that there were a couple of committees which I am not able to recall their names, which had recommended that these should be the criterion for assessment of the candidates during the interviews. So what I broadly said earlier are the criteria that should be that are followed in the UPSC also, because
academic knowledge has already been tested in the written part. It is the personality trait that is now required to be tested. So that is what I focused on. तो मेरे को एक एग्जांपल कि आपने अगर कोई क्वेश्चन पूछा तो उसका उसके पीछे आपका मोटिव होता क्या, आप कैसे जज करते हो उसको, एक एग्जांपल देके बता सकते हैं? ऑलराइट, जैसे अगर हम आजकल की बात सोचें तो कई वर्ड्स इंटरनेशनल रिलेशंस में चल रहे हैं, स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी, डी-हाइफनेशन, नॉन अलाइनमेंट, ये वर्ड्स चल रहे हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स हैं. तो माय एम वाज टू फाइंड आउट whether the candidate understood the finer nuances of these words, और उनको फिर ये किस तरह से explain करते हैं, which will indicate how will they sort of implement these points when in service. And similarly, I would, for example, I would quote a certain government policy, say Agniveer, and try to elicit their views. I will prefer a candidate who can analyze this policy objectively without being hypercritical of the policy, without seeing the advantages. A candidate who is able to analyze both the positives and negatives and then arrive at a decision will be much better in a bureaucratic setup than a person who has fixed ideas. So my aim used to be to find out whether they can analyze things objectively and arrive at a conclusion. So this is what I used to do in these interviews. I've been now associated with these kind of panels for 2 years. This year was with this particular institution, Shubhra Ranjan. Last year also I was with, in fact, more than one institution. But this is how it goes. तो अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा और उनको कैंडिडेट को नहीं आया, कई बार मैंने सुना कि मेरे से क्वेश्चन पूछे थे 10 और मुझे कोई भी नहीं आया, और पर वो लिस्ट में आ जाते हैं कैंडिडेट, तो हमारे ऊपर इम्पैक्ट क्या होता है कि अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा उनको नहीं आया? नहीं, 10 में से 10 पूछ दिए और वो नहीं आया, तब तो ऑब्वियसली वो कैंडिडेट शैलो है. बट 10 में से वन कैन एक्सपेक्ट कि 1-2 क्वेश्चंस नहीं होंगे, बिकॉज इतना वाइडर एम्बिट है, देश विदेश की सूचनाओं का और चीज़ों जो हो रही, घटनाएं जो हो रही हैं उनके बारे में इतना वाइडर एम्बिट है कि कैंडिडेट कुछ गेस नहीं कर सकता कि क्या चीज़ पूछी जाएगी. आज मैं मॉक में कुछ पूछ रहा हूँ, कल वो जब फाइनल इंटरव्यू में जाएंगे तो कुछ और पूछेंगे, किसी और मॉक में जाएंगे वो कुछ और पूछेंगे, तो वो तो फाइनल नहीं हो सकता कि क्या चीज़ पूछी जाएगी. तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि 1-2 चीज़ों पे वो नहीं जवाब देंगे. बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि हमें नहीं पता. अगर वो कैंडिडेट इन चीज़ों को से इंग्लिश में वर्ड है वॉफल करने शुरू हो जाता है, जवाब नहीं आता है बट वो कुछ ना कुछ गेसवर्क मारने लगता है, तो उसकी पर्सनालिटी पता लग जाती कि ये ब्लफ करेगा बाद में, तो एक नेगेटिव ट्रेट इससे दिखाई दे जाता है. तो कैंडिडेट्स शुड अवॉइड दोज काइंड ऑफ ट्रैप्स. So as a panelist, we put pressure on them also to because it has to be assessed how will they perform in a pressure-like situation. So this is what happens. We don't expect candidates to know everything, but we expect the candidate to be honest about it, that he doesn't know a particular thing. It doesn't matter. तो आपका सबसे बेस्ट मोमेंट या सबसे अच्छा जो कैंडिडेट आपको लगा हो वो याद है कौन सा? कई कैंडिडेट्स बहुत अच्छे थे,
उनमें से कुछ शायद हैं भी नहीं लिस्ट में, बट I can recall one candidate who is fairly high in the merit. I guess Dabas. So I found her answers to be fairly objective and well analyzed in the given time frame that she had to answer. वो हर चीज़, हर एस्पेक्ट को एनालाइज करके वो जवाब दे रही थी during the 20-25 minutes interaction the board had with her. So I found her to be very good, and this is established by the fact that she is way high in the merit list in this year's UPSC examination. तो कौन सी टिप आपने उनको दी थी इम्प्रूव करने के लिए? हमने उनको बोला था that you be natural. You are analyzing things. This is a good trait. Keep this up. Don't bluff. And in fact, she had not. So we had advised her to continue practicing by say imagining what kind of questions could be asked and preparing those questions every day. 10, 20 odd questions you think of and then try to answer those. So it will still not be 100%, but then it will inculcate a process by which the candidate can analyze issues. So that is important. So this is what we advised her, that you go back, you have whatever time you are left with, you have that time. Think of the questions that you may be asked and try to answer those questions according to your thinking and arrive. And that is how you prepare yourself for the interviews. तो ओवरऑल आपका परसेप्शन कैसे बदला या कैसे मेडअप हुआ इस जनरेशन के बारे में जो अभी सिविल सर्विसेज में अपीयर हुई है, आपकी तरफ से कैसे हैं वो? ये जो अपीयर हो रहे हैं, जो यंगर लॉट है वो तो फ्रेश है, दे आर ओपन माइंडेड. बट जो लोग 8-10 5 बारी अपीयर हो रहे हैं उनके एक सेट माइंड्स है, वो एक रोट मैकेनिज्म को फॉलो करके रूटीन आंसर्स दे देते हैं. ओरिजिनलिटी नहीं है उनमें. हो सकता है क्वालिफाई हो गए हो कई लोग, बट मेरा व्यू है कि ऐसे लोगों को सर्विस में आने के बाद मोल्ड करना बहुत मुश्किल है. यंगर लॉट is what is the future of bureaucracy, and therefore younger people should be inducted in the bureaucracy. तो ऐसा कुछ आपको लगा कि आपने उनसे सीखा हो बट आपको वो उसको एब्जॉर्ब करने में थोड़ा सा, बोलते हैं ना मान्यताएं होती हैं, हमारे ट्रेडिशन होते हैं या हमारी सोच होती है, उसको थोड़ा सा हिंडर किया हो कि बोल तो ठीक रहा है बट मैं शायद इसको वैसे देखना नहीं चाहूँगा उस चीज़ को? नहीं, बट इसमें मेरा पर्सनल व्यू का मतलब ही नहीं है, बिकॉज आई हैव अ पर्सनल व्यू. आई एम एन इंडिविजुअल. आई हैव व्यूज अबाउट वेरियस इश्यूज. So while assessing people, we have to keep that aside. We have to find out कि वो इस चीज़ के को लॉजिकली एनालाइज कर रहा है या कर रही है, वो चीज़ है. How good is the logic is the point. It might happen that my view may change after the logic. It might not happen that way also. I might find the logic wrong, but all the same, the candidate has analyzed the logic, analyzed the issue from his point of view, so that is okay. तो अगर क्विक टिप्स देनी हो हमें, जो आजकल के जो सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स हैं इंटरव्यू में जाके करते हैं मेजर ऊपर से जो मिस्टेक्स हैं, तो क्या होती है और क्या अवॉइड कर सकते हैं? They should avoid dogmatic approach. Number one, they should go open-minded and analyze things from both perspectives.
as I said, a government policy may have its good and bad elements, but what overweighs? If the good elements overweigh, then the bureaucrats have to implement it. Even if the bad elements overweigh, the bureaucrats have to implement it by trying to improve situation. One is that they must have critical analytical ability. They must have a helping approach, because after all bureaucracy is for the population. So that arrogance they must shed off. It might happen or might not happen. So that is what I feel, that they must have the ability to think critically about various issues and advise the government properly, so that in the first place wrong policies are not created. Because bureaucracy has to advise. They should not be pliable tools. They should have the courage, moral courage to place facts. तो इंटरव्यू में पकड़ा जाता है आप इनसाइट उसकी की फेक कर रहा है, पता लग जाता है. एज आई सेड कि अगर नहीं आता किसी सवाल का जवाब, बट ही स्टिल waffling, he's still trying to answer it without being coming to the point, तो पता लग जाता है उसमें. ये मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आपका काफ़ी साल एक्सपीरियंस है बीएसएफ में, तो ह्यूमन रिसोर्स से तो आपने काफ़ी इंटरेक्ट किया. तो मेरे को एक ऑफिसर ने बोला था कि द वे कोई पर्सन चल के आए, 1 मिनट की बात में पता लग जाता है कि क्या बंदा है, एक इंसाइट मिल जाता है उसके. ठीक है, दैट्स अ फिजिकल अपीयरेंस गिव्स यू one idea, but physical appearance is not everything. It depends on the mental faculties also. ठीक है, body language है one, that is a way of communication, but that is not everything. Basing your opinion on, see, उसकी background क्या है, whether he is coming from a background which is deprived background, so his body language will be meek. Somebody is coming from a background which is affluent, a lot of power. The candidate's parents are in bureaucracy, so they have seen power. His body language may be confident, bordering on arrogance. So वो चीज़ें दिखती हैं, but then proper assessment can only be done after detailed interaction. तो डिप्राइव्ड कैंडिडेट से इंटरेक्शन होता है बाबा, तो अफोर्ड करके आ पाते हैं? होते हैं, कई कैंडिडेट्स होते हैं जो कि बहुत अच्छी बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, होते हैं. Especially the reservation policy has encouraged people from all strata of society to dream about these careers. ओके, तो ये थोड़ा सा ऑफ द ट्रैक है, बट मैं रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में ऐसी जो कि काफ़ी डिबेट चलता है. अगर हम ऐसे बोलते हैं कि हम उसको उस बेसिस पे रिजर्वेशन ना दे के इकोनॉमिक बैकग्राउंड पे दें और ऐसा कुछ ट्रांसपेरेंट मॉडल बनाए जिससे इकोनॉमिक बैकग्राउंड अपना कोई टेम्पर ना कर सके, तो वो ठीक होगा? अभी नहीं, इकोनॉमिक बैकग्राउंड पे तो गवर्नमेंट ने दे दी है रिजर्वेशन, 10% रिजर्वेशन कर दी है, बट वो इकोनॉमिक बैकग्राउंड में गवर्नमेंट ने 8 लाख रुपए लिमिट रखी है. 8 lakhs is somebody who pays income taxes. So economic background 8 lakhs में भारत के सारे तकरीबन लोग आ जाएंगे. I mean, after all, it is being said that 25,000 जिसकी इनकम है वो पहले 5-7% के अंदर में आ जाए. 25,000 पर मंथ जिसकी इनकम है वो पहले 5-7% के बीच में आ जाता है. सो 8 लाख में तो पता नहीं, मुझे लगता है 90% लोग आ जाएंगे. सो दिस काइंड ऑफ इकोनॉमिक क्राइटेरिया इज नॉट अ गुड आइडिया.
reservation from the point of view of bringing social equality, I think India may they need to continue for a little more while, because एक जनरेशन ने या 2 जनरेशनों ने या 3 ने तो फायदा उठाया है, बट वो फायदा फिर उन्हीं में लिमिटेड रह गया है। तो उसमें कुछ मॉडिफिकेशन ला के, जैसे ओबीसी कोटा है, ओबीसी कोटा में क्रीमी लेयर का उन्होंने सिस्टम रखा है। सो जिनको मिल गई है रिजर्वेशन, 1 या 2 जनरेशन तक मिल गई है, उनको कुछ क्रीमी लेयर का क्राइटेरिया बनाकर उनके ऑफस्प्रिंग्स को शायद एक्सक्लूड किया जा सकता है, बट सोशल क्राइटेरिया पे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स का रिजर्वेशन होना अभी भी मुझे लगता है कि ज़रूरी है। आई एम नॉट, आई मीन आई एम ओपन टू सजेशन, बट दिस इज़ माई पर्सनल व्यू दैट उनके लिए अभी भी, क्योंकि डिप्राइव्ड जो है वो डिप्राइव्ड ही है। उनको आपने हमारे स्कूल्स में, आप गांव में स्कूलों में जाएं, बहुत एजुकेशन की हालत ख़राब है, और ये जो कोविड के दौरान में और भी ख़राब हो गई है। जो बच्चों की कॉम्प्रिहेंशन इश्यूज हैं, आपने देखा होगा प्रथम वगैरह की रिपोर्ट्स में कॉम्प्रिहेंशन बहुत कम है। सो वो रिजर्वेशंस कंटिन्यू होनी चाहिए, बट ओवरऑल रिजर्वेशन के अंदर एक क्रीमी लेयर का सिस्टम लाना आवश्यक है, और प्रमोशंस के अंदर रिजर्वेशंस को मुझे लगता है ख़त्म कर देना चाहिए, जो कि अभी आई थिंक अप टू सबऑर्डिनेट लेवल ये चल रहा है। नॉन गस्टेड लेवल्स में ये भी अभी भी है। इसमें मुझे ये, मेरा ये फीलिंग है रिजर्वेशन के बारे में।